आगे भाई आना शुरू करो फटाफट। चलो ये तो ठीक है, रिवाइज शेड्यूल है ये आज का, ये तुम देख लेना। इधर कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन दिए, कल अपने एसिडिटी के बारे में बात करी थी सबसे लास्ट में, तो एक बार ट्राई करो क्वेश्चंस को। CF3CH2COOH और ये लिखा है CCl3। ये क्लोरीन है, ये OH है। अच्छा आंसर दे लो, ओके ओके सॉरी। आंसर दे, रुको ना, रुको भाई, अभी अपन डिस्कस करेंगे, तब इसमें आंसर अपन डिस्कस करते हैं साथ में।
चलो भाई आ गए, इतने धीरे धीरे आ रहे हो, टाइम पे नहीं आते तुम लोग भी। अन्वेषा जी रुको भाई, मैं 5 मिनट बाद आंसर दूंगी, अभी इतनी जल्दी नहीं। बेटा सरफेस की क्लास नहीं है आज। विकास पटेल सरफेस की क्लास नहीं है बेटा आज, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। चले जितने भी लोगों ने कल मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी ऐड करने की, अभी मैंने शिवान सर से पूछ लिया है, वो अब ऐड करेंगे, तो आप 9 साढ़े 9 तक वेट कर लो, वो आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लास्ट में एसिडिटी और की बात करी थी, हमने ये बात की थी बेटा कि अपने क्या कहते हैं कि एसिडिटी कंपेयर करने के लिए हम सिंपली करते हैं एच निकालो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम वही एसिडिटी कंपेयर करने के लिए मैंने ऐसे सिर्फ ऐसे 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए कि भाई रेजोनेंस का क्या रोल होता है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट एक ऐसी अभी इतना पड़ा है तो 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए, ठीक है। तब हम उसको डिस्कस करते हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझसे पूछा कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा ये शेड्यूल सबने देख लिया, मैं रब कर दूं फिर ये।
आज 8:30 से 10 ऑर्गेनिक की क्लास है, 10 से 2 बाइनोमियल प्रैक्टिस करनी है, 2 से 4 फ्लूइड प्रैक्टिस करनी है या इलेक्ट्रो प्रैक्टिस, जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद 4 से 5:30 फ्लूइड की क्लास है, 5:30 से 7 बाइनोमियल की क्लास है, 7 से 9 इलेक्ट्रो की क्लास है। ठीक है ये वाली बात मैं रब कर रही हूँ। आज 10 से 2 किसकी क्लास नहीं है, वो 10 से 12 विजय सर की क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप एच निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं F3CH2, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर लिखूं CCl3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा लिखेंगे हम। अब मुझे एक लॉजिकली बात बताओ कि दोनों नेगेटिव चार्ज में ये फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? माइनस का इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो तब लगाने की बात करी थी जब नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो क्या यहाँ पर O नेगेटिव के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है? यहाँ पर O नेगेटिव के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में CF3 और CCl3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। एंड बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा हो जाएगा? CF3 वाले का, क्लोरीन वाले का? CF3 वाले का। इसलिए ज्यादा स्टेबल या ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। समझ रहे हैं? फर्स्ट वाले में आंसर कौन से इफेक्ट से आ रहा है बेटा? माइनस आई इफेक्ट से आ रहा है। ध्यान से देखो, क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस फर्स्ट वाले में नहीं लगेगा, दिस इट इज बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। क्लियर ये वाली बात? अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में जब आप H निकालोगे और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बना देती हूँ, F O नेगेटिव और ये क्लोरीन। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा और पैरा पोजीशन पे ग्रुप्स लगे, पैरा पर ग्रुप्स है, अगली इंपॉर्टेंट बात। और अगर पैरा पे ग्रुप्स लगे हैं तो डेफिनेटली कॉन्जुगेशन का इफेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और अगर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ भी आएगा, और जब यहाँ है तो यहाँ आएगा। तो दिस इंप्लाइज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और इस कारण से मुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और अगर मुझे यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन वाला हो गया, क्लोरीन वाला। तो इट इज मोर बेटर एसिड, ये ज्यादा अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, O नेगेटिव जब कॉन्जुगेशन में जाएगा तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इस कारण से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और इस पर तो अभी भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है? बेटा? माइनस आई इफेक्ट। लेकिन हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस के इफेक्ट आर मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस के इफेक्ट्स आर मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव के इफेक्ट, और अगर रेजोनेंस के इफेक्ट्स मोर डोमिनेटिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज इसका हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज इसका हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया बेटा? ज्यादा अच्छा एसिड, क्योंकि जिसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल उसकी एसिडिटी भी ज्यादा। एक बार और आप चेक कर लो और डाउट पूछ लेना भी मुझसे। फिर देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दोनों में माइनस का इफेक्ट लग रहा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्लोरीन वाले में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन में है तो पैरा पोजीशन पर जाएगा। याद है ना, कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली कौन सा इफेक्ट लगेगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का। लेकिन यहाँ पे तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फ्लोरीन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ये वाली बात? चेक कर लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन थर्ड क्वेश्चन में CF3O नेगेटिव, CCl3O नेगेटिव, अगेन नेगेटिव चार्ज O पर है और डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्लोरीन या कार्बन है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है? कार्बन। जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? C F F और F। जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? Cl और Cl। तो यहाँ पर O नेगेटिव का कौन सा इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर दोनों में कौन सा इफेक्ट लगेगा? फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, और इधर क्लोरीन के कौन से इफेक्ट लगेंगे?
माइनस आई इफेक्ट, और ज्यादा अच्छा माइनस आई फ्लोरीन का है या क्लोरीन का है? फ्लोरीन का है। तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज को कौन करेगा? फ्लोरीन। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा एसिड कौन हो गया बेटा? CF3OH। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। कहीं पर भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं लग रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तब लगता है बेटा व्हेन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में भी अगर आप H निकालते हो और इधर Cl3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिखते हो, तो अगेन नेगेटिव चार्ज पे क्या डायरेक्टली क्लोरीन फ्लोरीन लगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा दोनों ही केस में? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का? डेफिनेटली फ्लोरीन का। और अगर फ्लोरीन का ज्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट है तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा बेटा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए यहाँ पर भी ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा हो गया? ये वाला। चेक करो एक बार आप। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में अब दो तीन जरूरी बातें होंगी जिसके लिए मुझे 1 to 4 क्वेश्चन रब करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन भले मैं रब ना करूं, एक बार आप फिर भी 1 to 4 में कोई डाउट है क्या ये देख लो। फिफ्थ वाले को मैं समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट लगेंगे जो आपको आगे भी काम में आएंगे और हमेशा ही काम में आएंगे। खैर लैंग्वेज है, वो तो भाषा है भैया, जब भी ऐसा देखेंगे तो ऐसा ही करना है। तो पहले आप 1 to 4 में चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि फिर मैं 1 to 4 रब कर रही हूँ। सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाले में मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे पार्शियल जब कॉन्जुगेशन में आएगा ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, कॉन्जुगेशन में जाएगा तो पैरा पोजीशन पे आएगा, पहले ऑर्थो पे आएगा फिर पैरा पर आएगा, और पैरा पर जैसे ओ नेगेटिव आएगा क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है, और अगर क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है तो मैंने बोला था ना नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस टेक प्लेस करेगा, इसलिए वहां पे सेकंड वाले में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है क्लोरीन और नेगेटिव चार्ज में, इस कारण से वहां पे चार्ज का है ज्यादा स्टेबल, और इसी कारण से वो क्या हो गया, क्लोरीन वाला क्या हो गया, ज्यादा अच्छा एसिड। चेक करो एक बार और। बेटा लास्ट वाले स्ट्रक्चर में इधर तो दोनों HH है, इधर H और NMe3 प्लस है, NMe3 मतलब N पे 3 मिथाइल लगे हैं और इधर भी अटैच्ड है, और सिंस N ने 4 बॉन्ड बनाई है इसलिए वहां पे कौन सा चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज आ गया। इधर P पर P फॉस्फोरस P पर 3 Me लगे हैं, PMe3 एक Me 2 Me 3 Me, और इधर बॉन्ड है, इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया बेटा, फॉर्मल चार्ज आ गया। ये NMe3 प्लस है, ये PMe3 प्लस है, ठीक है। फोर्थ वाले में हो रहा है ना बेटा रेजोनेंस, पर रेजोनेंस तो दोनों में एक जैसा हो रहा है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस दोनों में एक जैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों में रेजोनेंस एक जैसा है तो रेजोनेंस के फैक्टर की बात ही क्यों करें। अब अगली चीज जो अलग आ रही है वो कौन सी चीज आ रही है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे। फोर्थ वाले में रेजोनेंस तो दोनों में सेम हो रहा है, फोर्थ में क्या, फर्स्ट में भी रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड में भी रेजोनेंस, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन हमने रेजोनेंस की बात इसलिए करी क्योंकि दोनों कंपाउंड में एक जैसा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है खुशी गुप्ता। चलो मैं 1 to 4 रब कर रही हूँ, ठीक है, और मैं फिफ्थ वाले को एक्सप्लेन कर रही हूँ एकदम अच्छे से। आई एम रबिंग 1 to 4। हाँ ओह ऋषिका जी वेट देखने में देर हो गई मेरी, आपकी सॉरी है भाई, अगली बार बोलने के बाद और थोड़ी देर रुक जाऊंगी। इधर देखो फिफ्थ वाले को, सबसे पहले समझो ये NMe3 प्लस लिखा है या PMe3 प्लस लिखा है। अब H निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात इस क्वेश्चन के लिए, इस क्या जनरलाइज बात है हमेशा हर क्वेश्चन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि H कौन सा निकाले। अबे आपने आप तो अभी बता दो कि H निकालो, पर मैं मेरे सामने 3 कंपाउंड है, मुझे पता है यहाँ पर हर एटम पे यहाँ पर भी H, 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 सब दूर H। अब कौन सा वाला H निकालना है ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो सबसे पहले जब भी एसिडिटी कंपेयर करेंगे या कंपेयर करते हैं तब निकलने वाला H मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा होता है,
सिस्टम में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर H लगा होता है। तो आप बोलोगे ये बात है, तो फर्स्ट में समझ में आ गया कि उससे H क्यों निकाला, सेकंड में भी समझ में आ गया कि उससे H क्यों निकाला, क्योंकि फर्स्ट में भी ऑक्सीजन पे H लगा हुआ था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सेकंड में भी ऑक्सीजन पे H लगा था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, थर्ड में भी ऑक्सीजन का H निकाला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और फोर्थ में भी ऑक्सीजन का H निकाला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ठीक है, पर यहाँ तो मैडम सभी कार्बन पे H लगे, सारे के सारे H किस पर लगे, कार्बन पे ही लगे। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई दूसरा है नहीं, भाई ये भी कार्बन है, भाई ये भी कार्बन है जिस पर एक H लगा है, ये भी कार्बन है इस पर एक H लगा है, ये भी कार्बन है उस पर H लगा है। अब कैसे डिसाइड करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यहाँ कोई है ही नहीं जिस पर H लगा है, यहाँ तो सारे के सारे कार्बन पर H लगा है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात होती है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ H। उसको तो बाद में करेंगे। यहाँ पर वो H निकलेगा जिससे रेजोनेंस, जिससे चार्ज का रेजोनेंस होगा। अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कोई दिया नहीं है, अगर अब क्या चीज देखे, अगली चीज रेजोनेंस दिख रही है कहीं, अगर मैं इस H को निकालती हूँ या इस H को निकालती हूँ तो डबल बॉन्ड पर, हाँ अगली इंपॉर्टेंट बात तो बता दूं, अगर मान लो किसी ने आपको ये सिस्टम दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, दुखी मत करना मेरे को आगे जाके, आपने इधर H निकाला और डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज है, क्या ये चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे लिख लो, ये चार्ज कभी रेजोनेंस में नहीं चाहता है। ये चार्ज रेजोनेंस में क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग है बेटा, तो ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किस में जाएंगे, रेजोनेंस में। लेकिन ये चार्ज कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड पर लगा हुआ चार्ज कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाता है, डबल बॉन्ड में लगा हुआ चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाता है। हाँ बेंजीन रिंग में sp2 कार्बन है बेटा, पर रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ना, इसलिए तो मैंने sp2 sp3 वाली बात पहले नहीं लिखी, वो अभी अलग कंसेप्ट है, उसको भी अलग से समझाना है। पर फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का H निकलेगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है तो फिर आप ये देख लो कि कौन से H के निकलने से रेजोनेंस आ रहा है, कभी किसी भी H के निकलने से रेजोनेंस नहीं आ रहा है, तब हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन उस पर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारे इतनी स्टेप पे काम हो जाएगा। और मुझे जो भी अगली इंपॉर्टेंट बात समझानी है अंबर, वही समझानी कि डबल बॉन्ड पर लगा हुआ जो नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में नहीं जाता है, ये चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखोगे, आगे जाके भी सीखोगे, तो अगर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी बनती है कि डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ रहे हैं, तो वही रेजोनेंस में आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो पैरेलल ओवरलैपिंग सबसे अच्छी बनाते हैं, इसलिए वही हमेशा रेजोनेंस में जाएंगे। ये डबल बॉन्ड पे लगा हुआ जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी और ऑर्बिटल में होगा और इस कारण से वो रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचो मैं यहाँ का नेगेटिव चार्ज निकाल दूं तो वो भी तो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो वो नहीं जाएगा बेटा। डबल बॉन्ड पे कोई भी चार्ज हो, नॉट ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता तो वो भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखो। समझ रहे हैं एक्चुअली क्या होता है, अभी हम कभी क्लास थोड़ा तो डिफरेंस आ ही जाता है, देखो ऑनलाइन में इसमें कभी हम क्लास में पढ़ रहे होते तो और शायद और 8-10 एग्जांपल लिख के मैं और शांति से तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के समझती और बताती इस बात को, पर फिलहाल ये बड़ा डिफरेंस है, इसको तो हैंडल करना ही पड़ेगा हमको, थोड़े टाइम की बात शायद ज्यादा है तो इसलिए अभी थोड़ा सीरियसली हम पढ़ते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, तो इसलिए आप इस बात को बस रट लो कि डबल बॉन्ड पर अगर कोई भी चार्ज आता है ना बेटा तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा कभी भी। क्लियर है ये वाली मेरी बात। तो अब फाइनली सारी बातें सोचते हुए समझते हुए ये बात समझ में आ गई कि डबल बॉन्ड का चार्ज रेजोनेंस में जाता नहीं है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हुआ H ही नहीं है, बस यही पॉसिबल H है तीनों में जो निकल सकता है, इसके अलावा और कोई H ही नहीं है निकलने वाला, यही H है। इस H को निकालेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस H को निकालेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस H को निकालेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये H पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस H पर जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस तो तीनों में डिप्टो कॉपी सेम टू सेम है। H निकालने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन रिंग में, ये सब में ही सेम टू सेम है, एकदम सब में ही सेम टू सेम है। तो इस रेजोनेंस का तो कोई रोल नहीं है, रेजोनेंस का रोल तो सिर्फ इतना था ये पता करने में कि कौन सा वाला H निकलेगा। ठीक है, इधर देखो अभी H में नेगेटिव चार्ज है तो NME प्लस सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस का इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भले नेगेटिव चार्ज आ गया हो, इस H के निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज इधर ही आएगा ना, यहाँ भले नेगेटिव चार्ज आ गया हो लेकिन इट इज नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू एन एटम हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल,
NMe3+ में कोई एमटीडी ऑर्बिटल, एन में नाइट्रोजन में कोई एमटीडी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, माइनस का इफेक्ट। नाइट्रोजन में कोई एमटीडी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हम सबको पता है कितना होता है बेटा, 1s2 2s2 2p3, उसमें 2d तो ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इसलिए एमटीडी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, इसलिए NMe3+ का कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का इफेक्ट। फिर हमने ये वाला H देखा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज इस H के निकलने के बाद यहाँ आएगा, ये डायरेक्टली अटैच टू फास्फोरस है, फास्फोरस में एमटीडी ऑर्बिटल होते हैं, इसी कारण से यहाँ क्या देखने को मिलेगा बेटा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और अगर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा, और अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसकी एसिडिटी ज्यादा, और इसकी एसिडिटी फिर, और इसकी एसिडिटी फिर, क्योंकि एसिडिटी को -I वाले ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज, इसलिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के बाद ये आएगा और उसके बाद फिर ये आएगा। समझ रहे हैं आप डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस। कभी भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एमटीडी ऑर्बिटल, आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है ये वाली बात। अभी मैंने बहुत सारा बोल दिया, आप 2 मिनट सोचो, तब तक मैं डाउट पढ़ लेती हूँ। लास्ट वाला तन्मय अभी तो मैं बोल के बैठे हो, तुम सोचो ना, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में कोई प्रायोरिटी नहीं है, सब फर्स्ट वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो यही H निकलता है, कौन सा मतलब, ठीक है शॉर्ट में बात बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में आदित्य को तो सारे फर्स्ट को प्रायोरिटी मिलती है। अरे कुछ नहीं है संजली जी, डबल बॉन्ड पे अगर चार्ज होता है तो डबल बॉन्ड का चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस होती है। हम बोलते हैं ना कि कोई एक ही पैरेलल ऑर्बिटल में होगा तो कोई एक ही रेजोनेंस में जाएगा, तो ये चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, मैंने ऐसा लिखा है बस कि ये चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। अंबर तुम्हारी बात समझ में आ गई क्या बेटा, चेक कर लेना, कोई डाउट तो और पूछ लो। मैम सेकंड एंड थर्ड, देखो रुको मैम, सेकंड एंड थर्ड में वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बन, अरे नहीं बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ऋषिका जैन भूल गई तुम, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको फॉर्मेलिटी के लिए ही ट्रीट करें बेटा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में वो पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दे आर फॉर्मल चार्ज ऋषिका। फिफ्थ में H कहां से निकलता है समझ, अरे H फिर क्या यार, मतलब अनुष्का जी अभी तो बताया कि देखो ना, ये पॉइंट्स तो लिखे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हुआ H निकलना चाहिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस पे कोई H है ही नहीं, तो वो निकलेगा नहीं। फिर अब हम आ गए डबल बॉन्ड का H निकलेगा, सिंगल बॉन्ड का H निकलेगा, तो मैंने ही बताया कि भैया जो चार्ज रेजोनेंस में जाएगा ना उसका H निकलेगा, डबल बॉन्ड पे लगा हुआ H कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाता है, इसलिए किसका H निकलेगा बेटा, sp3 का। अनुष्का जी सोचे आप भी जरा, फास्फोरस डायरेक्टली अटैच्ड कैसे, अरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच्ड टू फास्फोरस, बॉन्ड है दोनों के बीच में भाई। तन्मय पूर्वल देखो जरा ध्यान से, हाँ हाँ यार ये नाम नहीं लिखते, अपना मम्मी का नाम लिखा हुआ कैसे समझाऊं, सुनीता जी जो भी हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भैया नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसीलिए रेजोनेंस में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। कॉन्जुगेशन मतलब होता है ऑर्बिटल्स के अल्टरनेट पोजीशन, तो वहां पे पैरेलल ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। क्या ईशिका जी क्लियर हो गई बात, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज का अरे बाबड़े ये क्या है, ये गलत है, आश्रय माहेश्वरी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनते, वो कैसे जाएगा, तुमने दो बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे कराई है, वो गलत है बेटा, वो देखो जरा ढंग से, कि कौस्तुभ दास को क्या हो गया, मुझे ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बना के भेजा भाई, इसकी स्टेबिलिटी कम थोड़ी हुई है, ओ कौस्तुभ दास मैंने थोड़ी बोला इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है, मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और उससे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा, इसमें माइनस का इफेक्ट लग रहा है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ गई, मैंने ये थोड़ी बोला ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी कम है। कौस्तुभ दास सी द एक्सप्लेनेशन भाई, अगेन रिपीट कर लो, मैंने ये नहीं कहा कौस्तुभ की इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, मैंने ये कहा है आपसे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ माइनस का इफेक्ट,
और इसकी उससे भी ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ माइनस साइड इफेक्ट। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट डाउन द ग्रुप नहीं लगता है। 50 बार समझाया था अंश पोरवाल कि डाउन द ग्रुप साइज को कंपेयर करते हैं, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं। तुम ऐसी गलती करके आओगे तो ब्लंडर करके आओगे। प्लीज याद रखें उस बात को। आप डाउन द ग्रुप किसको कंपेयर करते हैं? साइज को। अलोंग द पीरियड किसको कंपेयर करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच, मतलब फॉस्फोरस और कार्बन डायरेक्टली अटैच है भाई, जिस पर नेगेटिव चार्ज लग रहा है। तन्मय पोरवाल क्या कर रहे हो तुम? हाँ देवी जी, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिका जी, स्टेबिलिटी की ही बातें करनी है हमको। वाई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, मैं समझा देती हूँ वाई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तुम खुद ही अपनी अब हंसी उड़ाना चाह रहे हो तो मैं क्या करूँगा? तुमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया? मतलब देखो भाई आश्रम माहेश्वरी, तुमने क्या किया जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ तुमने ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर दिया और ये वाला इधर दिया, और फिर तुमने कुछ ऐसी उल जलूल से हरकत करी। तुमने यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड बना दिया ये ऐसा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। कहाँ लगा? नहीं सॉरी, हाँ तुमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया और तुमने पता नहीं क्यों यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना दी। अब भगवान तुम्हारा मालिक ही कौन सा रेजोनेंस करवाए भाई? पहली बात तो ये कैसे हुआ? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन देगा इधर, फिर आगे दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे कौन से चार्ज बने? मतलब यहाँ से कौन सी बॉन्ड टूटी? ये कौन सी सिंगल बॉन्ड तोड़ी तुमने? इसलिए देख के तो ये लग रहा है तुमने सिंगल बॉन्ड तोड़ी। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ये कॉन्जुगेशन जो होगा ना वो यहाँ से जाएगा बेटा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी और ये वाली बॉन्ड ऐसा होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो ये गलत स्ट्रक्चर है आश्रय, ऐसा कॉन्जुगेशन होता ही नहीं जो तुमने शो किया। चलिए आगे बढ़े अब हम, आगे बढ़ रहे हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चाटा मारूंगी अंश पोरवाल, डाउन द ग्रुप साइज कंपेयर करते हैं, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां तुमने अपना नाम लिखा है ऑर्गेनिक कॉपी में, वहां पे मैं स्टार्टिंग में पॉइंट लिखवाया था कि पूरे ऑर्गेनिक में दुखी मत करना, यही बात कर करके बेवकूफ कहेगा। कितनी बार तो ये बात बताई थी भाई कि डाउन द ग्रुप साइज कंपेयर करते हैं और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं। रीजन भी समझाया था मैंने। तो तुम सामने नहीं हो, नहीं तो तुमको पता है तुम मार खाते मुझसे अभी। चलिए हो गया सबका, आगे बढ़े। किसी ने भी वेट में लिखा है? मैंने कब से बोल दिया था, हाँ फिर बाद में मत बोलना रख करने के बाद। एक बार और पांचों क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? अरे वेट लिख दे एकदम, मतलब जरूरी है क्या? 3 मिनट्स, अब और कुछ मिला नहीं, जल्दी करो जरा। जल्दी करो। चले आगे। चलो फिर अब कर रही हूँ। चलिए ओके, अभी थोड़ा सा बेसिक 4-5 क्वेश्चन कराया एसिडिटी बेस्ड, ठीक है? अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम बढ़ते हैं रेजोनेंस की। नेक्स्ट आती है रेजोनेंस एनर्जी।
नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा रेजोनेंस एनर्जी। थ्योरी ज्यादा है वो, रेजोनेंस एनर्जी। एक्चुअल थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करने के कंसेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल थ्योरी अलग है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या सोचते हो वो अलग चीज है, दोनों ही एकदम अलग बात है, ठीक है ना। तो पहले मैं थ्योरी लिखवा देती हूँ, ठीक है ना। थ्योरी लिख लो आप, थ्योरी का क्वेश्चन अगेन रिपीट कर लूं, क्योंकि थ्योरी ऐसी कहती है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भैया, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच का डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी। अब आप ही बताओ, अब आपको कोई डाटा या कोई कैलकुलेशन तो पता नहीं है जिससे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म पता चल जाए, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी पता चल जाए, उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाए। अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट अलग लगता है, बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी की थ्योरी अलग, ठीक है। तो चलो नोट करो, पहले थ्योरी नोट कर लो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन most energy difference between most stable canonical structure most stable canonical structure and resonance hybrid. Most stable canonical structure and resonance hybrid is known as resonance energy. फिर रिपीट करो, ये सब थ्योरी है बेटा, ठीक है ना। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखी है, ये सब क्या हमारे पास थ्योरी, ठीक है। मोस्ट स्टेबल आर एस माइनस, ये तो हमको पता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कमी होती है, बताया था ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, बाद में रहेगा माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो अब कुछ छोटी छोटी बातें जिस पर कंफ्यूजन था हमको पहले भी, मोर द नंबर ऑफ, ये जेई का स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स का, मैं तो एज इट इज लिखवा रही हूँ। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी, लिखो तुम इतना। बस पूछना था कि कितने समय
चलो लिख लिया ये वाली बात। नाउ मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? वो एफएफटीटी टीटीएफएफ में आता था ना, वैसा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा वर्ड मिसिंग है। उस वर्ड को पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर ही आप उस स्टेटमेंट को क्या बोलोगे बेटा? करेक्ट बोलोगे। ठीक है, अब वो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट, मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अरे किसी के कम एनर्जी वाले ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मतलब क्या हुआ? सभी को एनर्जी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी को सिस्टम को क्या करना चाहिए? स्टेबलाइज। मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more is the stability, and this statement is absolutely true। ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से देखो, more the number of contributing resonating structure more is the stability। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है ये वाली बात। नेक्स्ट आता है एक और स्टेटमेंट है, ये जे का ही है। वो तो करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखे तू डायरेक्टली, ये तो स्टेटमेंट था। ठीक है, एक स्टेटमेंट आ गया, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस, डॉक्टर में ढूंढ रहे हो, मोस्ट स्टेबल आरएस and resonance hybrid should be less। हाँ बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, जितना कम उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा, सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी उतनी ही जीरो होगी। और सिस्टम की अगर ओवरऑल एनर्जी उतनी ही जीरो होगी तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए उनके बीच का? कम। जितना कम उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही वो सिस्टम क्या होगा बेटा? स्टेबल। जितना कम उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही उनके बीच में क्या आएगा? स्टेबिलिटी। अब अगला पॉइंट आ जाता है क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करेंगे? टू कंपेयर RE we observe स्टेबल या मोर रेजोनेंस है बोलेंगे। टू कंपेयर RE we observe more is the resonance, more is the resonance energy। अब आप बोलोगे एंड दिस लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी शांति से बात सुनना, ये सब छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो। देखो हमारा जनरली क्या थॉट प्रोसेस होता है कि किसी सिस्टम में एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो सिस्टम कम स्टेबल है। इस थॉट प्रोसेस को मैं डिनाई नहीं कर रही, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। हमारा जनरली थॉट प्रोसेस क्या होता है, किसी सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा है या सॉरी किसी सिस्टम में एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है, कम स्टेबल है। लेकिन रेजोनेंस के केस में जनरली हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कैसे आ रही है भाई? जनरली तो एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब शांति से मेरी बात सुनो, रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी का वैसे इंग्लिश में मतलब क्या है बेटा? एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है सिस्टम से उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। और सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में क्या आएगी? स्टेबिलिटी। तो हम कभी भी क्वेश्चंस में कंपेयर करते हैं, वो आपसे स्टेबिलिटी पूछते हैं तो आप देखते हो कितना ज्यादा रेजोनेंस है, जिसमें जितना ज्यादा अच्छा वाला रेजोनेंस होगा वो सिस्टम क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल। या आप ये देखोगे कोई आपसे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने को बोल दे तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा।
समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा सिस्टम किसको लीड करेगा? स्टेबिलिटी को। उतनी ही ज्यादा सिस्टम में क्या आएगी बेटा? स्टेबिलिटी। एक बार और आप शांति से इसको चेक कर लो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 50 बार भी ये बात बोल दूंगी, आप मुझसे बार बार बोलोगे, फिर बोल दो। बार बार मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप फिर से शांति से बात सुनो। सिस्टम में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा से मतलब होता है रेजोनेंस के कारण रिलीज होने वाली एनर्जी। और ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस के कारण रिलीज होने वाली एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा सिस्टम में क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने को बोलते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस शो करेगा। किसी भी सिस्टम में आपसे अच्छे रेजोनेंस की बात करते हैं तो आप अभी मैं बताती हूँ, क्वेश्चंस भी आपको बताती हूँ कि रेजोनेंस अपने स्ट्रक्चर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई कई ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें खाली कार्बोनेट आयन, देखो उसमें तो 3 ही स्ट्रक्चर बनते हैं टोटल, CO3 डाई नेगेटिव, याद आ रहा है? लेकिन उससे अच्छा रेजोनेंस किसी का हो ही नहीं सकता है। ठीक ठीक है ना? तो देयर माइट बी सम ऑर्डर। तो पहले तो अपने दिमाग से फितूर ये बात निकाल दे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ खास लेना देना है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का लेना देना है। अभी जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में मान लो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो थोड़ी स्टेबलाइज हो गया, वो तो बेकार हो गया। ठीक है ना? हमको कैसे कैसे स्ट्रक्चर चाहिए? कंट्रीब्यूटिंग, ताकि वो एनर्जी को कंट्रीब्यूट करे, सिस्टम को क्या करे? स्टेबलाइज। ठीक है? ऐसा होता है ना कि यार अब कोई पेरेंट्स, ऐसा पुराने जमाने में होता था, कि आजकल तो नहीं होता है, डोंट टेक इट इन अदर वे। तो पुराने जमाने में पेरेंट्स बड़े प्राउड फील करते थे कि भाई हमारे 4-4 बेटे हैं, 5-5 बेटे बुढ़ापे में संभालने के लिए। अभी उसका क्या मतलब है भाई? मान लो 5 नालायक निकल गए तो मतलब ही नहीं निकला ना। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसी कुछ बात है, ऐसा आप समझने की कोशिश करो कि रेजोनेंस है, स्ट्रक्चर्स के ज्यादा होने का कोई लेना देना नहीं है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। भैया एक ही बेटा हो, 5 बेटियां हो, लेकिन बेटियां भी अगर अच्छे से रखती है सॉर्ट ऑफ, तो फिर तो ज्यादा फायदे वाली बात है ना। आजकल तो वैसे भी कल्चर हो गया है, बच्चे पढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं। ठीक है? तो अब बेटा हो बेटी हो क्या फर्क पड़ता है? दोनों को ही पढ़ना है, दोनों को ही बाहर जाना है, कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रीब्यूटिंग होना चाहिए, दे शुड बी केयरिंग, दे शुड बी आस्किंग। भाई देखो आजकल पेरेंट्स को डिपेंडेंट तो हो नहीं गए। मैं कई बार तुमको भी क्लास में बोल चुकी बात की, भाई तुम कमाओगे तो वो खाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं आजकल। व्हाट दे नीड इज, दे जस्ट नीड क्या? अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट करो, दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यू कि यार कि मेरा बच्चा है, देखो ये इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, ये बन गया। बस उनको लाइफ में यही चाहिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को तो आजकल की, वो प्राउड से कह सके कि भाई हमने जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिया उससे देखो बच्चा इतना अच्छा ग्रो कर गया। आजकल यही सारी चीजें होती। तो वैसे इसमें भी होता है भाई, कंट्रीब्यूटिंग होना चाहिए, नंबर से कोई लेना देना नहीं, 50 भी होंगे कोई मतलब नहीं, पर एनर्जी को क्या करना चाहिए? सिस्टम की एनर्जी को क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके रेजोनेंस होने से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ना कि उसको कराने के लिए एनर्जी लगनी पड़े। जीवन भर बिठा कर अगर पालना पड़े तो ऐसी औलाद का क्या मतलब? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो रेजोनेंस हो रहा है, जब वो रेजोनेंस हो रहा है तो उसके होने से सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब पहले लास्ट वाली लाइन को बिल्कुल मन में बिठा लो। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है रेजोनेंस एनर्जी जीरो, क्योंकि सारे बराबर, इसलिए तो वो सबसे स्टेबल होता है। अब जिसमें आप समझ रहे सिस्टम में रेजोनेंस एनर्जी जीरो नहीं बोलेंगे, सिस्टम की एनर्जी जीरो हो गई है। ठीक है? इसलिए मैंने कहा था दो अलग अलग डेफिनेशन है, सोचते वक्त ऐसा सोचते हैं और करते वक्त ऐसा करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा करने में हर जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में ऐसा करने पर हर स्ट्रक्चर बराबर एनर्जी रिलीज कर रहा है, उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हर स्टेप को होने में सिस्टम में क्या आ रही है? स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप इससे सोचेंगे तो उनकी एनर्जी जीरो है, और इससे सोचेंगे तो सारे के सारे स्ट्रक्चर बराबर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, सिस्टम को उतना ही स्टेबलाइज कर रहे हैं। किसी के भी होने से, जो जैसे होता है ना, कई बार घर में कमाने वाले 4 है, सारे के सारे बराबर कमा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हो गई नहीं। लेकिन अगर कोई कम कोई ज्यादा कमा रहा हो कभी, तो थोड़ी बहुत कई बार दिक्कत हो जाती है कि कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम कंट्रीब्यूट करता है। समझ रहे हैं आप? सोचने में थोड़ा सा आ जाता है ना, यार ये तो उतना नहीं करता है घर के लिए जितना ये वाला बेटा करता है। और ऑन द अदर हैंड जब सबकी सब बराबर ही एनर्जी रिलीज करेंगे, सबकी सब बराबर ही कमाएंगे, तो झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता है। मोर द नंबर ऑफ आरएस मोर इज द स्टेबिलिटी। इस फर्स्ट वाला कैसे हुआ? मतलब नंबर ऑफ आरएस की जगह मैंने लिखा ना कंट्रीब्यूटिंग आरएस होना चाहिए। देखो दिया जी क्या पूछ रही हो आप?
कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए बेटा, मैंने लिखा है वहां पे। अभी इतनी देर से वही तो ज्ञान प्रवचन बढ़ रहा था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने से कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रीब्यूटिंग होना चाहिए। मैं एग्जांपल से भी समझाती हूँ, पहले लिखो आप अभी, आप जल्दी लिखो। ओके, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ जेई एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, चौथे पढ़ेंगे दिव्य गोल। थर्ड स्टेटमेंट ऑफ जेई कह रहा है कि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस शुड बी लेस, तो ये वाली थ्योरी हो गई, ठीक है। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है, दिस इज एक्चुअली, आप समझो मेरी बात को, या तो आप उस मोमेंट पर कंपाउंड की एनर्जी को कंपेयर कर लो तो वो ये कंसेप्ट आ जाएगा, या तो आप उस मोमेंट पर कंपाउंड की एनर्जी, जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं उस मोमेंट पर उनकी एनर्जी को कंपेयर कर लो तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। बट आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एनर्जी कंपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो आप उस एनर्जी को रोक लो, उसको उस मोमेंट पर एनर्जी को पकड़ लो तो ये आ जाएगा स्टेटमेंट। और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएगा। अब आप कहेंगे इसको रिलेट कैसे करेंगे? देखो, जहां पे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है वहां पे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज जो हो रही है ना, हम उस रिलीज रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तुमने वो एनर्जी रिलीज नहीं करी, यहाँ पे तुमने वो रोक के रखी है। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर काम को करने में एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगने के बाद उस काम से, जैसे यार बहुत प्यास लगी, तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी जाकर पानी पीने में, जाकर पानी पियोगे, जैसे पानी पियोगे तो पहले जो थके हुए थे उससे ज्यादा आप फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे, और थक जाओगे कि यार पानी पीने में ही मैं तो थक गया। लॉजिकली सोच के देखो ना, तो रेजोनेंस एनर्जी जब रिलीज होगी, मैंने माना उस रेजोनेंस का कराने में थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, पानी पीने जाने के लिए थोड़ी एनर्जी लगेगी, लेकिन पीने के बाद एनर्जी जो रिलीज होगी, इन अदर वर्ड जो फ्रेश फील करोगे, जो स्टेबल फील करोगे, वो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी ना। तो बेटा यहाँ पर आपने रेजोनेंस एनर्जी रोक कर रखी है, आप वहां पे उस मोमेंट उस कंपाउंड की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने एनर्जी क्या कर दी, वो रिलीज कर दी। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यही सोचो, ये सब थ्योरी है, मैं शुरू से बोल रही हूँ, थ्योरी है, किताबों में ही अच्छी लगेगी, वहीं तक रहने दो, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज कर ही नहीं पाओगे ना यार। मैं अभी तुमको चार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूंगी तो तुम क्या करोगे, अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? इसलिए ये कोई काम का ही नहीं है हमारा, हमारे सिर्फ काम की कौन सा है, लास्ट स्टेटमेंट। तो दिव्य गोयल बस उसी के बारे में सोचो। अरे एनर्जी रोक के रखने का मतलब, कोई भी मैंने कंपाउंड बनाया ये ऐसा मान लो, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लो ये ऐसा आ गया। अब तुमको आगे जाके मैं बताऊंगी कि इन दोनों में से कोई एक, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, ठीक है ना। ये वाला कम स्टेबल, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेमी कंपाउंड के, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, इसकी एनर्जी क्या है, कम। वो तो ये इस स्ट्रक्चर में चला जाएगा वापस से, तो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इस मोमेंट पर इसकी कोई एनर्जी एक्स है, इस मोमेंट पर इसकी कोई एनर्जी मान लो x/2 है, तो इससे इसमें जाने में इसने x/2 एनर्जी रिलीज करी ना। तो जब आप ये स्टेबल आरएस की बात कर रहे हो तब तो आप ये x और x/2 कंपेयर कर रहे हो, और मैं जो होता है ये हर स्टेप पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसकी एनर्जी, रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हो, उससे सोचो आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर समझा रही हूँ शांति से। जैसे आप कभी भी किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो हर एक की अपनी एक रेजोनेंस एनर्जी होती है, मतलब हर एक की अपनी एक एनर्जी होती है ना। भाई रेजोनेंस क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके होने से स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए हो रहा है। तो जब ये x से x/2 जाएगा या x/2 से x जाएगा, क्योंकि तो दोनों बराबर ही होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये कंपाउंड की उस मोमेंट पर स्टेबिलिटी कितनी, एनर्जी कितनी, x, और x से किसमें चला जाएगा, x/2 में, तो इसने एनर्जी रिलीज करी ना। हम उस रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस रिलीज एनर्जी को हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात अंशुमन? और ये एनर्जी रोक के रखने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन थ्योरी में साले बोलते हैं कि इनको कंपेयर करो, इनकी एनर्जी को। अबे तो इनकी एनर्जी कहां से कंपेयर करूं, वो कहां से लाऊं मैं, मेरे पास कोई डाटा थोड़ी है वो, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्ट करने वाला ही कंसेप्ट होता है बेटा। कृति गौड़ साफ साफ लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ आरएस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं, कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का लेना देना है। देखो ना भाई, ये दो स्टेटमेंट लिखे तो है, साफ साफ पढ़ो ना, एक ट्रू और एक फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग वर्ड नहीं लिखा था। सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है बेटा, स्टेबल भी होना चाहिए हर स्ट्रक्चर को। ये थ्योरी है मैडम, दिस इज थ्योरी। क्वेश्चन अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने की बात आती तो इससे करना है, अदरवाइज थ्योरी तो पूछ सकते हैं ना वो। आप चार किताबें पढ़ेंगे, थ्योरी तो आएगी आपके सामने। चलिए आगे इसी को भी कंटिन्यू करना है, इसी के नोट्स को कंटिन्यू करना है। रब कर दो अपने, एक मिनट रुक जाओ। पुष्कल इज आस्किंग समथिंग, मैम अगर रेजोनेंस एनर्जी
मैम अगर रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस के कारण रिलीज हुई एनर्जी है तो वो हाई होना चाहिए, पर थर्ड पॉइंट में तो अरे बावड़े रतन बेटा, हाँ, अभी तो मैंने समझाया पुष्कल की ये जो रेजोनेंस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ये उस कंपाउंड की उस मोमेंट की रेजोनेंस की एनर्जी है, इस मोमेंट पर उसमें कितनी एनर्जी है उसको हम बोल रहे हैं मोस्ट एनर्जी। हमें रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी बोला है, या मैंने क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल आरएस की एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, उनके डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, उस कंपाउंड की एनर्जी, उस कंपाउंड की एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। तो जब वो कंपाउंड एनर्जी रिलीज कर देगा तो जो बचेगी वैल्यू हमारे पास वही तो रेजोनेंस एनर्जी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब ही क्या हो गया, ये एनर्जी ऑफ सिस्टम है, ये रिलीज कर देगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी के बीच का डिफरेंस। ये जो ब्लैक कलर के पेन से लिखा है लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पूरी थ्योरी का आउटकम है। इसको जब आप डीप में जाके समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इतनी फालतू पंचायत करिए, सीधा सीधा शॉर्ट में बोल देते हैं कि जिसमें रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा उसका रेजोनेंस अच्छा। ये इस पूरी थ्योरी का आउटकम है, आप समझने की कोशिश करो। ये इसके ऊपर थ्योरी लिखी है, इट इज इंग्लिश वाली थ्योरी जिसको हम प्रैक्टिकली करके नहीं बता सकते। ऑब्वियसली बात है, मैं किसी कंपाउंड की एनर्जी को रोक कर कैसे बताऊं जिसका परमानेंट प्रॉपर्टी रेजोनेंस है, वो तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस कर रहा है, मैं उसको किसी मोमेंट पर कैसे एनर्जी रोकूं। बट उन्होंने एनर्जी फिर भी किताबों में यही लिखा है, हमको यही मानना पड़ेगा, और उन्हीं किताब में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही कंसेप्ट लिखा है, क्योंकि उनका कहना है कि इस पूरी कहानी का आउटकम यही आता है फाइनली। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पर मैं इस पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, तो मैं क्यों फोकस करूं, मैं इसी चीज पे फोकस करूँ ना, क्योंकि अब तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं, अब तो ये ज्यादा आते हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे, इसको समझेंगे हम। फिर भी आप इन दोनों को अगर रिलेट करना चाहो तो आप आराम से रिलेट कर सकते हो, आप करो, आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट थ्योरी का, अगला पॉइंट, इसको मैं स्ट्रक्चर ए बोल देती हूँ बेटा, इसको मैं स्ट्रक्चर बी बोल देती हूँ। वैसे तो थ्योरी है, पर आप डिसाइड करो, आप खुद से डिसाइड करो, मेरे को मत मैसेज करो कि आपके हिसाब से ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है या बी की। हाँ हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में भी रेजोनेंस एनर्जी तो रिलीज हो रही है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आप जब कंपाउंड रेजोनेंस करेगा तभी तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेंस करने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी हर मोमेंट। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी होती भी नहीं है, तो अच्छी खराब का तो सवाल ही नहीं उठता है। रेजोनेंस एनर्जी इज बेटा ऑलवेज पॉजिटिव, वो एनर्जी रिलीज है, उसको आपको उसके लिए कोई डाटा नहीं है, तो हम ऐसा सोचते ही नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव, वो रिलीज ही होगी, सिस्टम के बाहर आ गई है वो। अब आपको सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है प्रणय पटेल? नहीं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस में अन्वेष है, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबकी एनर्जी सेम ही होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस में सबकी एनर्जी सेम ही होती है, सब बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, और फाइनली यही तो कहानी है कि रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि जब सब बराबर, यार तुम भी 5 दे रहे हो, 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 रेजोनेंस हाइब्रिड सबका जितने भी स्ट्रक्चर बन रहा है ओवरऑल एनर्जी डिवाइडेड बाय उतना ही, तो वो भी तो 5 ही आएगा ना, जब उसको भी मीन वैल्यू लेना है तो इधर कोई 10 दे रहा है, इधर कोई 2 दे रहा है, उधर कोई 8 दे रहा है, तो उसके मीन की वैल्यू अलग आएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई अन्वेष राय? अगर 5 स्ट्रक्चर है, सारे के सारे एनर्जी के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड की भी तो एनर्जी 5 ही होगी एवरेज, और कोई 10 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, तो उस केस में एक डाटा आएगा ना। लॉजिकली सोचो, समझ में आ रही है अन्वेष राय मेरी बात? अगर हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस में सब बराबर रेजोनेंस से जितने भी स्ट्रक्चर है इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड सबका क्या है, मीन, हाँ है ना, तो इसकी भी इतनी होगी, तो दोनों के बीच का कोई भी मोस्ट स्टेबल उठा लो, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो ही आना। लेकिन अगर कोई 10 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, तो उस केस में रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई नंबर आएगा ना, ये देखो ना, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और इसको मैं इधर 4 ले लेती हूँ तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 8 आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे सबसे कहीं ना कोई डिफरेंस आ सकता है। चले, ठीक है, इज दैट ओके अन्वेश? चलो, हाँ, ए ज्यादा स्टेबल या बी? बताऊं तो मैं बी बहुत ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? खाली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये दिया हुआ है, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इधर बात करें तो इधर इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कभी कार्बन पे नेगेटिव, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा कुछ बनेगा। क्या बोलते हो? हाँ है ना? कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 5 सॉरी 4। इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4 बनते ना। एक बार 4 इधर, एक बार इधर, ठीक है 5। इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा? 5। भले ही इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो, बट फिर भी सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज वाली बात है बेटा, क्योंकि जो चार्ज घूम रहा है वो चार्ज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे ही घूम रहा है, और यहाँ पे किस पे घूम रहा है बेटा? कार्बन पर भी घूम रहा है और ऑक्सीजन पर भी घूम रहा है। पार्शियल नेगेटिव, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, सिंस O is more electronegative than carbon, since O is more electronegative than carbon, in second या in B, in B all resonating structures have charge on O, whereas in A some resonating structures have charge on C also. In some resonating structures charge किस पे आ रहा है बेटा? कार्बन पे भी आ रहा है। More stable RS dominates than number of resonating structure. नंबर से ज्यादा ये बात प्रायोरिटी रखती है, ये बात मायने रखती है कि चार्ज किस पर आ रहा है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके कितने आ रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 2। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5। बट हम सब जानते हैं कार्बन का पार्शियल नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? कार्बन का पार्शियल नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव, और सिंस ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव इज मोर स्टेबल और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है कंपैरिजन टू फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में O पर भी नेगेटिव आ रहा है और C पर भी नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रही है कुछ ये वाली बात बेटा? ये वाली बात समझ में आ रही है? आप समझने की कोशिश करो। अब आपको ये लग रहा होगा यार कितनी सारी कहानियां हो गई, कभी ये बात कर रहे हैं, कभी वो बात कर रहे हैं, कभी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहे, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये तो बहुत ही, कौन सी चीज को कंपेयर करना है यही समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये आप लिखो। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाऊंगी। प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब अब मैं आपको फाइनल कहानी लिखवा रही हूँ कि अब आपको जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो, 5 रूल है, 5। सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लाइन से कंपेयर करना है। ठीक है, आप इतना पहले नोट कर लो, शांति से समझ लो, फिर मैं आपको उस प्रेफरेंस ऑर्डर पे आती हूँ। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो।
मितांशु ने बोला है मैम, मतलब जितनी बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर चार्ज आएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। परफेक्टली करेक्ट। ये भी अभी पॉइंट्स में ही आएगा, अपने नोट्स में ही आएगी ये बात कि जितनी बार इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर जितनी बार ज्यादा चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, चार्ज की शेयरिंग सबसे अच्छी होती है ना लॉजिकली। मैम रिलीज एनर्जी तो नेगेटिव होती है, अरे वो डिपेंड करता है तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। आई थिंक मेरी बात समझ गए तुम, ठीक है ना। तो रिलीज एनर्जी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है उसमें हम कभी दिमाग नहीं लगाते। प्रणय पटेल हम सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर। तो वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सिस्टम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सामने वाले के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करे। इसलिए रिलीज एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव में बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा ही रिलीज होती है सिस्टम से, कभी कोई रेजोनेंस के कारण एनर्जी लेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं ना कि जिससे एनर्जी लेनी पड़े। रुको रुको, ओ बाप रे बाप, इसने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अन्वेश राय शांति से पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी के केस में आरएच की एनर्जी आरएस से कम होनी चाहिए, नहीं तो रेजोनेंस एनर्जी जीरो। मतलब एनर्जी तो रिलीज हुई ना, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, एनर्जी रिलीज हुई हुई बिल्कुल। इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी के केस में आरएच की एनर्जी आरएस से कम होनी चाहिए, नहीं तो रेजोनेंस एनर्जी जीरो। मतलब एनर्जी तो रिलीज हुई ना, पागल हो गया दोबारा लिख रहे हैं। मतलब अलग अलग आरएस के केस में सबका लाइफ टाइम भी, अरे लाइफ टाइम क्या होता है, परमानेंट प्रॉपर्टी, कंटिन्यूस हो रहा है वो। कोई ऐसे थोड़ी कि 100 बार करना फिर रुक जाएगा, वो चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है वो, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस में ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ऋषिका जैन एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आपने को क्वेश्चन नीचे वाले स्टेटमेंट से ही करना है कृति गौड़, वही कंसेप्ट लगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और कुछ सोच नहीं सकते। कंपाउंड जो आरएस लेस कंट्रीब्यूट करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कंपाउंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, कंपाउंड लेस कंट्रीब्यूट करने वाले स्ट्रक्चर्स को तो हम काउंट ही नहीं करते, वैसे भी देखते भी नहीं है। ओके ओ साइड, ओहो सॉरी 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 अनुष्का जी। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़े। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओह भयंकर वाला नो आया दिश होटल, जल्दी करो यार, क्योंकि मैं सोच रही थी आज, वैसे भी तुम्हारी 10 के बाद तो कोई क्लास नहीं, मैं क्वेश्चंस भी दे ही दूंगी तुमको आज में। थोड़ा सा जल्दी लिखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस का भी काम हो जाएगा। कोशिश करेंगे देखो जितना हो जाए। कल वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल एरोमेटिसिटी आएगी भाई। कल वाली क्लास में एरोमेटिसिटी शुरू हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी तो तुम समझ लो आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर तक काम, मतलब बहुत ज्यादा तो नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है। जैसे रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, वैसी एरोमेटिसिटी इज नॉर्मल लैंग्वेज। तो कल वाली क्लास आप कुछ भी करके आप लाइव ही अटेंड करें, ज्यादा बेटर है, डाउट्स वगैरह पे भी सही रहता है, ठीक है ना। फिर बाद में बोलोगे बफरिंग हो गई थी तो उतना समझ में नहीं आया, या लेक्चर, क्योंकि आपको मैं हाँ कुछ बातें बता दूं यार, यूट्यूब पे अभी हम लोग भी देखो नए नए लाइव लाइव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। तो अभी कभी स्टार्टिंग में दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि वो कुछ ही लेक्चर्स को जो है 10 डेज के लिए, 8 डेज के लिए, 7 डेज के लिए हमको ऑप्शन देते हैं, 2 डेज के लिए, 1 डे के लिए, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन चलता है। कभी किस चीज पे क्या क्लिक हो जाता है तो कभी कभी डिलीट हो जाते हैं लेक्चर्स। तो बनती कोशिश आप लाइव ही करें, वैसे तो कोशिश कर रहे हैं हम लेक्चर्स डिलीट ना करें, पर कई बार वो अनइंटेंशनली हो जाता है। और कोई ज्यादा टाइम तक रहने नहीं वाले लेक्चर्स, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम सभी की मेरे ख्याल में 10 दिन से ज्यादा की किसी की वैलिडिटी है नहीं जो ये है। तो आप ज्यादा भरोसे ना रहेंगे, बाद में कर लेंगे, आप टाइम टू टाइम ही अटेंड करें। ऐसे कौन से बिजी हो कि बिजनेस चल रहा है घर से, क्या इस वक्त टाइम नहीं है। जल्दी नोट करो। अरे सजल जैन ग्रुप में ऐड कर देंगे, अरे सर पक्के से कर देंगे। बेटा ऐड एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, शिवान सर के हाथ में है, वो अलग उनके हिसाब से कर रहे हैं। कोई ग्रुप ग्रुप नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है जहां तक मुझे लगता है।
आश्रय माहेश्वरी पूछ रहा है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा। तो बावड़े रतन, वो डबल बॉन्ड पर जो नेगेटिव चार्ज लगा है वो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वही कॉन्जुगेशन में होता है। डबल बॉन्ड पे लगा नेगेटिव चार्ज कभी कॉन्जुगेशन में जाता ही नहीं है। इसमें क्या तो नॉर्मल लाइन वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो भी नहीं जाएगा। वही तो मैंने बताया था अभी, क्योंकि कोई एक ही पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ना बेटा। तो आपकी जो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर पैरेलल ओवरलैपिंग में है तो नेगेटिव चार्ज उस पैरेलल ओवरलैपिंग में आ ही नहीं आश्रय। तो नेगेटिव चार्ज क्या नहीं करेगा बेटा, कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। तो तुम्हारा नंबर वासु जायसवाल उधर भी ऐड हो गया होगा जल्दबाजी में, मैं करेक्शन करवा दूंगी। ओके मेरी मिस्टेक है। बच्चे कह रहे हैं कोई ग्रुप नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है, क्योंकि वो फिर नंबर तो तुमको तो पता ही है ना, तुम घर पे भी फ्री हो। मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्ट मैसेज में एक दूसरे के नंबर नहीं देख सकते और ग्रुप में नंबर दे सकते हैं, ऐसा मुझे जनरल जो आइडिया लग रहा है। तो इट्स नॉट अ ग्रुप एक्चुअली, इट्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो वो सबको पहुंच रहा होगा, जिन लोगों को पहुंच रहा है वो परेशान ना हो, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज ही है। ग्रुप तो तुम समझ रहे हो ना, क्यों नहीं बना सकते। फ्री अलग हो तुम लोग अभी, खुरापाती दिमाग अलग चल ही रहा होगा। चलिए आए इधर, अब रब कर रही मैं। जी अब लिखो रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। पहली तो रिलेटिव अपन ने, मैंने रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट बता दिया कैसे कम चेक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको कैसे कंपेयर करना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इट इज अ प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर समझते हैं, इसी ऑर्डर में करना है, ऑर्डर में चेक करना है, कोई ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज प्रेफरेंस ऑर्डर। तो अब देखो कैसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए तो उनमें कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सबसे पहला रूल होता है नॉन पोलर आरएस। नॉन पोलर आरएस is more stable than polar RS, बात समझे। सबसे पहले तो नॉन पोलर आरएस इज मोर स्टेबल देन पोलर आरएस। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है और रेजोनेंस करने के बाद कंपाउंड में क्या आ रहा है बेटा, चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन पोलर आरएस इज मोर स्टेबल देन पोलर आरएस। ऐसे केसेस में आप किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे, नॉन पोलर आरएस को, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। सारी की सारी बॉन्ड्स किसमें कन्वर्ट हो गए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में। ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो पहला रूल पहला थंब रूल, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर मोर स्टेबल, पोलर लेस स्टेबल, पहला रूल आंख बंद करके चाहे जो जाए, ठीक है। दूसरा हो जाता है दूसरा रूल देखो, पोलर विथ कंप्लीट ऑक्टेट। अब मान लिया चलो सारे के सारे पोलर ही है, किसी में भी कोई है डबल मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर सब में नहीं है, सभी की सभी ऐसे स्ट्रक्चर बच गए जिसमें क्या है, चार्ज है। अब चार्ज के केस में कैसे देखेंगे, पोलर विथ कंप्लीट ऑक्टेट is more stable than the one with incomplete octet, अब पोलैरिटी देख ली। पोलैरिटी देखने के बाद अब सब क्या कि सभी पोलर है, तो अब कैसे चेक करें, पोलर विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द वन विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट मतलब थंब रूल पहला पोलर नॉन पोलर, दूसरा थंब रूल क्या आ गया बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट। सबसे पहले पोलर नॉन पोलर, उससे डिसाइड कर लो। पोलर नॉन पोलर की स्टोरी खत्म, तो अगली चीज किससे डिसाइड करोगे अब आप, कंप्लीट ऑक्टेट। दूसरी चीज किससे आ जाएगी बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अब आपको दिखा कि मैम सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे बेंजीन में होते हैं ना वो बीच के तीनों, उसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उसमें एक चार्ज भी सब में होता है, सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब किससे कंपेयर करें, तो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है पॉजिटिव चार्ज on more electropositive and negative charge on more electronegative is stable, बोले तो
पॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव क्या होता है, मोर स्टेबल। अब आप उस बेसिस पे कंपेयर, जैसे सबसे पहले थंब रूल आ गया पोलर नॉन पोलर, दूसरा थंब रूल आ गया कंप्लीट ऑक्टेट, फिर तीसरा आ जाता है जब मान लो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है या सभी का इनकम्प्लीट है, तो तीसरा रूल आप किससे चेक करोगे, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, और उल्टा क्या हो जाएगा, ज्यादा अनस्टेबल, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। एंड वाइस वर्सा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे इस बात को। ठीक है, फोर्थ, ये भी काम में आता है, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये चौथा रूल आ जाता है, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, more is the stability. More the number of covalent bond, more is the stability. More the number of covalent bond, more is the stability. ठीक है, ओ अनुष्का जी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि पोलर इज मोर स्टेबल देन नॉन पोलर। अनुष्का जी, कुछ कंफ्यूजन है आपको, मैंने हमेशा ही कहा है कि नॉन पोलर स्टेबल होता है, भाई सबसे पहले नॉन पोलर से शुरुआत होती है, ठीक है ना। मैंने ये जरूर बोला है आपको कि वो जो हमने ट्रोपोलियम आयन बनाया था ना, कि ट्रोपोलियम आयन पे चार्ज स्टेबल होता है, तो उसकी कहानी अलग है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल हम वो ट्रोपोलियम आयन जैसे कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन पोलर में ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट ही होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर में तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है बेटा, जहां पोलर नॉन पोलर में पोलर आ गया उनकी स्टेबिलिटी अलग हो गई। चलो, फिफ्थ रूल, सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस। ये भी समझाना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव एक ही कंपाउंड में कभी दो पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर होना चाहिए, या एक ही कंपाउंड में दो नेगेटिव आ रहे हैं तो वो नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर होना चाहिए, तो उनमें स्टेबिलिटी होगी अगर। और सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस, सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस increases stability, increases stability, whereas separation of unlike charges, separation of unlike charges decreases stability. मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास आएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास आएंगे बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा है उनके। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट थंब रूल होते हैं। पहला थंब रूल क्या आएगा बेटा, सबसे पहला पोलर नॉन पोलर, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरा क्या आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, चौथा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और पांचवा सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये 5 इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से करना है। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको करके बताती हूँ कैसे देखते हैं। पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पोलर नॉन पोलर में नहीं आते, हम पूरे पॉजिटिव पूरे नेगेटिव की बात कर रहे हैं बेटा। पार्शियल चार्जेस पोलर नॉन पोलर में नहीं आते, पार्शियल चार्जेस कोई उसमें पोलैरिटी में काउंट नहीं होंगे बेटा। ठीक है, जल्दी 5 पॉइंट नोट करो। मैम नंबर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं है, नंबर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तब रोल आता है जब ये पांचों नहीं लगते, दिख जाएगा तुमको, जब ये पांचों नहीं लगेंगे तब नंबर। मैंने पहले ही तुमसे कहा था नंबर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत तुच्छी बात है, वो कहीं भी नहीं लगती है, बहुत बेकार सी बात है। रूल तो ये लगते हैं, जेई में तो क्वेश्चन ही आता है, एक ही कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देके कंपेयर कर लेते हैं कि बताओ कंपेयर करो कौन ज्यादा स्टेबल।
तो वहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कंपेयर करोगे जब वो एक ही कंपाउंड के 5 आ रहे थे, तो उनमें कंपेयर करने के लिए तो ये रूल लगेंगे ना। फिफ्थ पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाप रे बाप रे बाप रे, अन्वेष राय, नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, उसको मत कंपेयर, ये तो मेरे को वर्ड भी नहीं पता। अब फिफ्थ पॉइंट ये है बेटा मितांशु कि सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जितने दूर दूर होंगे कभी होते हैं तो उनको क्या होना चाहिए बेटा, दूर दूर, वो दूर दूर होंगे तो कंपाउंड में क्या आएगी, स्टेबिलिटी। और अगर सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस अगर होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर में, बस 2 मिनट मुझे दो समय में क्वेश्चन में भी करके बता दो, अगर कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं और वो जितने पास पास होंगे सिस्टम में उतनी स्टेबल, जैसे हम देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज अगर पास पास होंगे तो सिस्टम में क्या आएगी, स्टेबिलिटी, और अगर दूर दूर रहेंगे तो सिस्टम में क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। ठीक है वाली बात। स्टेटमेंट, हाँ वेरिफिकेशन मिल जाएगा, स्टेटमेंट का भी मिलेगा, इन पांचों स्टेटमेंट के वेरिफिकेशन मिलेंगे। अगर डी ऑर्बिटल लगा तो उसको स्टेबिलिटी बोलेंगे ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन आयोनिक बॉन्ड, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहां कंपेयर कर रहे हैं, आप सॉल्वेंट में कंपेयर कर रहे हैं, बिना सॉल्वेंट के कंपेयर कर रहे हैं, ये कहानी पे हम बात कर चुके थे क्लास में कि कब आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है, हवा में आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है और सॉल्वेंट में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है, और इन सभी कंपाउंड्स को पार्टिसिपेट करना रिएक्शंस में जो कि जनरली सॉल्वेंट में होती है, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। और हवा में जब हम बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, तो इस लफड़े में हम पढ़े ही ना, आयनिक बॉन्ड वैसे भी हमको बनानी नहीं है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम क्यों दिमाग लगाएं। ठीक है वाली बात। चलो मैं रब कर दूं बेटा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी कंपेयर करके बताना एक दो। Shall I rub it? हाँ अन्वेष राय, स्टेटमेंट के वेरिफिकेशन मिलेंगे, पर 2 मिनट मुझे क्वेश्चन रब करके बताने पड़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन से बताना पड़ेगा। मैं रब कर दूं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब सबने लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ। चलिए अब छोटी सी एक और थ्योरी है, नोट ही है वो भी एक तरीके का, मतलब कोई काम का नहीं है, वो तो किताबों में लिखा है, तुमको ऐसा ना लगे हमको नहीं बताया, बस इसलिए बता रही हूँ मैं। रेजोनेंस आर ऑफ 2 कैटेगरीज, फालतू थ्योरी है, बस लिख लो। आइसोवेलेंट और हेट्रोवेलेंट। पहला आइसोवेलेंट, आइसोवेलेंट resonating structure containing same number of covalent bonds, उनको हम आइसोवेलेंट बोलते हैं। resonating structures containing same number of covalent bond। नेक्स्ट आता है हेट्रोवेलेंट, हेट्रोवेलेंट resonating structures containing different number of covalent bonds, different number of covalent bonds। ठीक है, और एक और नोट आता है, ऐसा कुछ नहीं है सबसे पहले कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं तो इसका मतलब वो सबसे स्टेबल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, रेजोनेंस शो करने से उनमें खुद में जो डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है ना, वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं, पर रेजोनेंस होना एक स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, ये एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। ये मैं एग्जांपल से समझाती हूँ।
resonance energy of benzene is more than resonance energy of cyclohexane. Actually cyclohexane में तो resonance ही नहीं होगा ना, cyclohexane में zero आ रही as no resonance. समझ रहे? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज मोर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो अकॉर्डिंग टू यू जिसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा भी स्टेटमेंट हमने लिखा था. लेकिन अब वो स्टेटमेंट हमने सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए लिखा था जो रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है ना, वो जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है. अभी लॉजिकली आप देखेंगे बट थर्मोडायनेमिकली cyclohexane is more stable than benzene. मतलब आप अभी तक क्या सोचते होंगे कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है तो बेंजीन बहुत स्टेबल हो गया? बिल्कुल भी नहीं. स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी बेंजीन से कहीं ज्यादा है. साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये थर्मोडायनेमिकली क्यों बोलते हैं? एनर्जी हमने हीट करके दोनों को एनर्जी रिलीज होती हुई देखी है, उसके बाद हमने इस चीज को कंपेयर करा है. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेंजीन के कंपैरिजन. तो ये स्टेटमेंट या ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि रेजोनेंस को बहुत बड़ी चीज होगी, रेजोनेंस होने से कंपाउंड स्टेबल हो रहा है. रेजोनेंस जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं उनमें आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए तो अच्छा फैक्टर है. लेकिन अगर इन जनरलाइज अगर हम बात करें तो इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी होगी. इसका सबसे कॉमन यूज एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन. साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो जब आप बेंजीन को हीट करते हो बहुत हाई टेम्परेचर ले जाकर तब वो साइक्लोहेक्सेन बनकर रुक जाता है. फिर साइक्लोहेक्सेन को तोड़ने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी लगती है. इसका मतलब बेंजीन टूट के साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया और साइक्लोहेक्सेन उतनी एनर्जी पे अभी भी सस्टेन कर पा रहा है उतनी हाई टेम्परेचर पे. इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल हो गया ना. बात समझ रहे हैं आप? तो ये कोई रूल ही नहीं है कि आप रेजोनेंस एनर्जी को आप समझ लिया है, आपने बोल दिया कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कोई रूल नहीं है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? सीधी सी बात है. ऐसे भी कई स्ट्रक्चर्स है, ऐसे भी कोई कंपाउंड है जो रेजोनेंस नहीं भी शो कर रहे तो भी वो रेजोनेंस शो करने वाले कंपाउंड से कई ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, ये बात आप ध्यान से देख लो. ये लिख लो, फिर मैं रफ कर रही हूँ. मुझे एक दो क्वेश्चन कराना है. ओवारी क्या है? मैंने कब लिखा ओवारी? तन्मय पोरवाल मुझे नहीं पता बेटा तुम क्या पूछ रहे हो. अच्छा, जीरो जीरो लिखा है वो. इट्स नॉट ओ आर, इट्स जीरो. सॉरी यार, इसको जीरो लिख दो. इंग्लिश में लिखो. जीरो रेजोनेंस एनर्जी. साइक्लोहेक्सेन में कितनी रेजोनेंस एनर्जी होती है? जीरो. एज इट इज नो रेजोनेंस. द रेजोनेंस एनर्जी ही नहीं होती है. ये रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो कहां से होगी? चलो रब कर दूं, क्योंकि मुझे वो तुम्हारे 5 पॉइंट से ना, कौन से 5 पॉइंट से? पहला पोलर नॉन पोलर, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, चौथा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और पांचवा चार्ज सेपरेशन. वो पांचों पॉइंट समझा रहे हैं, उसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा. फटाफट नोट करो क्योंकि उसको आप ही समझ के जाना है, नहीं तो हम कल तक कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे. जल्दी करो यार.
चलिए चलिए अब मैं रब कर रही हूँ, एक दो क्वेश्चन कर दे हम, ठीक है। ओह नो, आई सिंगली सॉरी, कब हो चुका था, पर मैं क्वेश्चन तो लिख रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ए, एक एक कर रहे हैं पहले हम। फिर मैं जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है वो कराऊंगी, इसके बाद पहले दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। उन्होंने बोला इन चारों में कंपेयर कर दो। जब भी आपको दिखे ना कि एक ही स्ट्रक्चर के ही, एक ही फॉर्म की चार अलग अलग स्ट्रक्चर दिए और रेजोनेंस का ही कंसेप्ट है, तो जो 5 रूल सीखे उन 5 रूल को यूज करो और एबीसीडी कंपेयर करो। अवनीश वालू गलत है बेटा, BADC इज नॉट द आंसर, चेक इट वंस अगेन। नहीं, प्रद्युत सोनी आंसर इज गलत बेटा। ध्रुव बंडी आंसर इज गलत। एक मिनट एक सही आंसर आ गया, अरे कंटिन्यूसली करे जाएंगे अभी। नहीं नहीं, एक भी सही नहीं है अभी तक। एक सही आ गया, एक सही आ गया, रुको रुको रुको, सबसे पहले वासु जायसवाल एब्सोल्युटली करेक्ट। वासु जायसवाल एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर से वासु जायसवाल का ही आया है अभी तक। वासु जायसवाल का ही करेक्ट आंसर है अभी तक। वासु जायसवाल का ही करेक्ट आंसर है। विशेष जैन गलत है, हर्षित धूप गलत है, मी जैन गलत है, अंबर गलत है बेटा आंसर, अर्पिता गलत है, प्रणय गलत है। सिर्फ वासु जायसवाल नहीं सही थी, ऐसे क्यों हो रहा है बाकी लोगों का क्वेश्चन? प्रांजल आडवाणी गलत है, देखो चेक करते हैं, शायद मैं समझ रही हूँ, मुझे समझ में भी आ रही गलती, शायद आप फील नहीं कर पाए। इधर देखो, सबसे पहले रुक जाओ, आप आंसर मत करो, बोर्ड पे देखो जरा, है ना। अब बोर्ड पे देखो जरा, सबसे पहले 5 रूल सीखे थे, एक बार रूल रिवाइज कर लेते, फिर एक एक करके लगा देंगे। पहला रूल पोलर नॉन पोलर, दूसरा रूल ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरा रूल इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, चौथा रूल बेटा, चौथा रूल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नहीं चौथा रूल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और पांचवा रूल बेटा सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब सबसे पहले हमको कोवेलेंट पोलर नॉन पोलर देखना है। इन चारों में पोलर है क्या कोई? इन चारों में कोई भी पोलर है क्या बेटा? हाँ, ए वाला, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बिकॉज इट इज व्हाट पोलर, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बिकॉज इट इज व्हाट पोलर। सबसे नॉन पोलर, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दे दी हमने? नॉन पोलर, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। ये होगी खत्म कहानी। अब बी सी डी, अब रूल, अब बाकी और कोई नॉन पोलर बचा है क्या? नहीं, अब तो तीनों की तीनों पोलर दिख रहे हैं, तो पोलर, पोलर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख रहा है बॉम्बे में, यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज है? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बोले तो, फॉर्मल चार्ज बोले तो
अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बना लेते हैं तो चार्ज लगता है, पर कंपाउंड का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ओ का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इधर इस ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये दिख रहा है सबको? एक कैलकाटा हो सकता है आंसर। अब अगला इधर इस पे जाते हैं, इस पर ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज को कंपेयर करो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज है, इसमें औकात से कम की बॉन्ड बनाई है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आगरा के बाद फिर क्या आएगा? कैलकाटा और दिल्ली में से कैलकाटा। कैलकाटा क्यों आया? क्योंकि इसमें नॉन पोलर पोलर तो है, और पोलर के बाद अगली कहानी क्या आती बेटा? यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट के बाद तीसरा क्या था बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। ये दोनों तो आएंगे नहीं कंपैरिजन में, अब ये दोनों देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन और कार्बन पे चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो कैलकाटा के बाद अगला क्या आएगा बेटा? बॉम्बे। कैलकाटा के बाद अगला बॉम्बे, क्यों? तीसरे रूल के हिसाब से, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव, मोर स्टेबल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर क्या आ गया? दिल्ली, वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। चेक करो कोई डाउट है क्या इसमें किसी में भी? आंसर इज ACBD। नित्या जी, आप बोल रहे हैं कि आपके कारण क्लास मिस हो गई, लेकिन सर ने तो मुझे बिल्कुल बराबर शो कर दिया कि आपने रिसीव भी कर लिया आपके नंबर पे, और इस तरीके का ब्लू मार्क भी आ गया। थोड़ा सा बेटा अपने फोन को ढंग से चेक करो, ऐसे कुछ भी मत बोलो यार, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी करके तुम तक शेड्यूल पहुंचा रहे हैं। ठीक है नित्या जी, एक बार और चेक करो बेटा, आपको पहुंच गया और ब्लू मार्क भी आ गया था आपके पास ही कल रात को 10 बजे। ठीक है वाली बात बेटा, एक बार चेक करो ढंग से, ब्रॉडकास्ट मैसेज है ये। ओ दिव्य गोयल, तुम्हारा आंसर यही था क्या? सॉरी यार, ACBD, हाँ हाँ हाँ, दिव्य गोयल का भी सही था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ACBD। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने 5 कैसे रूल लगाए ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोपॉज, सबसे पहले पोलर नॉन पोलर, दूसरा क्या देखेंगे हम? दूसरा रूल कौन सा होगा? पोलर नॉन पोलर के बाद दूसरा रूल फिर हम देखेंगे कंप्लीट ऑक्टेट। दूसरा जब कंप्लीट ऑक्टेट देखेंगे, पहला पोलर नॉन पोलर, दूसरा कंप्लीट ऑक्टेट, फिर तीसरा कौन सा रूल देखेंगे? आराम से सोचो, तीसरा रूल कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। तीसरा रूल आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, ये भी ठीक है बेटा। फिर चौथा रूल कौन सा आएगा बेटा? चौथा रूल, फिर चौथा रूल अपना आएगा सेपरेशन ऑफ सॉरी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा रूल कौन सा आएगा? अभी आगे आगे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे रूल लगेंगे। मैं तो अभी एक एग्जांपल दिया था आपको छोटा सा, बिल्कुल चेक करने के हिसाब से कि कैसे ऑर्डर में हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं अपन। अब इसके आगे जो है अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कल पहले इसी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, फिर रेजोनेंस एनर्जी के और एक दो कंसेप्ट बाकी वो कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगी, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बनती क्वेश्चन या देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ये वाली बात। अब शाम को मिलते हैं 4 बजे, शेड्यूल आपको पता है। अब आपकी कोई क्लास नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, अभी आपका शेड्यूल में 10 बजे तक की क्लास थी सुबह, अब 10 से लेकर 2 बजे तक बाइनोमियल प्रैक्टिस करनी है, 2 से 4 में फ्लूइड या इलेक्ट्रो, अपने हिसाब से कुछ भी एक प्रैक्टिस कर लो, और 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फिर से क्लासेस है। ठीक है ये वाली बात बेटा, 4 बजे मिलते हैं अब अपन, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं और घर में ही रहो।